गुड मॉर्निंग। ये थर्सडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 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 11 के लिए। ठीक है, क्लास 11 में एरर्स हमने स्टार्ट किया था और एरर्स पे आज क्या करना है अपने को, प्रोपगेशन ऑफ एरर पे बात कर रहे थे। प्रोपगेशन ऑफ एरर पे हमने ये बता दिया था कि एरर्स को कंबाइन कैसे करना है। अगर एडिशन ऑफ एरर्स है, अगर सब्ट्रैक्शन है, अगर एक ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी z कैलकुलेट कर रहे हैं जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोडक्ट में भी हमने बात कर लिया था। अगर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे जो दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो z इक्वल्स टू a इंटू v। रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी मैंने सिखा दिया था। देखो जितना लेक्चर में लिखा है ना वो सब एकदम ध्यान से पढ़ते जाना और प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। एग्जाम्स इस बार संडे को जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, मतलब पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो आज क्या है, आज है थर्सडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही था। प्रोपगेशन ऑफ एरर में आज क्या करेंगे, डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। शेयर, तो हमें बात करना है प्रोपगेशन ऑफ एरर में डिवीजन। कलर अच्छा नहीं है। जब डिवीजन होगा तो एरर्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। मान लो एक क्वांटिटी है z जो a बाई बी, ऐसे z इक्वल्स टू a बाई बी इस तरह से डिफाइंड है। अब a का वैल्यू मैंने लैब में मेजर किया, a का वैल्यू जब मैंने लैब में मेजर किया तो मेरे को a का वैल्यू मिला a प्लस माइनस डेल्टा a। एब्सोल्यूट एरर a के साथ डेल्टा a है। उसी तरह जब मैंने b को लैब में मेजर किया तो b का वैल्यू मेरे को b प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा b मिला। अच्छा, अब अगर मुझे z में एरर कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस डेल्टा z, अगर मुझे z में एरर कैलकुलेट करना है तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, a के प्लेस में मैंने रख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a और b के प्लेस में मैंने रख दिया b प्लस माइनस डेल्टा b। थोड़ा अच्छा सा नहीं लिखा मैंने, हाँ, a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरह से हमने क्या कर दिया, लिख दिया इसको। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप चाहो तो देख लो, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको तो एंड रिजल्ट ही याद रखना है। z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a और यहाँ पे लिख लेते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1। अच्छा, यहां से ना इस वाले टर्म से b को कॉमन बाहर निकाल दे अगर, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a को एज इट इज रहने दो, और b को जब आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो b का पावर -1 बन के बाहर आएगा। b बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा b तो पहले से था, यहाँ पर b डिवीजन में आ जाएगा। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और पावर -1। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a भी बाहर निकाल ले क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई खास फायदा होगा नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। ये a प्लस डेल्टा a और b जो बाहर गया है वो डिवाइड में ऐसा आ जाएगा, b इधर आ गया। अच्छा, अब ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, अब यहाँ पर ना एक बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये आपको याद रखना है, फिजिक्स में कुछ कुछ डेफिनेशंस पर, ये कुछ डेरिवेशंस पे ये कभी कभी काम आ जाएगा, ऐसे मैथ्स का पार्ट है। क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर कभी भी ऐसा मिल जाए और ये कंडीशन मिल जाए कि 1 का वैल्यू जो है वो x के सामने बहुत ज्यादा है, अगर ये वैल्यू मिल जाए तो आप सिंपली इसको 1 प्लस n इंटू एक्स से रिप्लेस कर देना। मतलब जो भी पावर वाला टर्म है, जो भी पावर वाला टर्म है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को सिंपल हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस nx लिख लेंगे। कब, जब x के सामने या 1 के सामने x का वैल्यू बहुत छोटा है। तो ये कंसेप्ट को, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको रफ में कहीं पे लिख लेना। इस वाले कंसेप्ट को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अभी ध्यान से देखिएगा,
ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इस पूरे टर्म के सामने ना, इस पूरे टर्म के सामने 1 के सामने ये पूरा टर्म बहुत छोटा है, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन जब आप यूज करोगे तो ये b तो बाहर था, ब्रैकेट में 1, पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जहां पर प्लस है वहां पे माइनस हो गया, और जहां पर माइनस है वहां प्लस हो गया। बाकी डेल्टा बी अपॉन बी इस तरह से रहने वाला है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ा स्पेस खाली करते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 अपॉन बी तो मैं बाहर रहने देता हूँ, उसको मैं अभी अंदर लेके नहीं जा रहा। इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन, ये ऐसा कुछ हो गया क्या, a प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 माइनस प्लस के साथ डेल्टा बी अपॉन बी। लिख सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो z प्लस माइनस डेल्टा z 1 अपॉन बी बाहर रहने देते हैं, a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस माइनस a टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b, a टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b, प्लस यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। पूरा मैंने कैलकुलेट करके इस तरह से लिख दिया। अब ये डेल्टा a इंटू डेल्टा b का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको कंसिडर तो करेंगे नहीं। अब अगर इसको कंसिडर नहीं करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है ना, वो देखो कैसा बन रहा है। इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, स्पेस खाली करते हैं थोड़ा। अब 1 बाई बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डेरिवेशन, जिस तरह से डेरिवेशन बताया जा रहा है वो कर लेना है, देख लेना है। डेरिवेशन आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस एंड रिजल्ट याद रखना। a बाई बी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन बी स्क्वायर, a डेल्टा b अपॉन बी स्क्वायर प्लस डेल्टा a अपॉन b, ये पूरा मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया इधर। अच्छा, ये z और ये a बाई बी का वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और यहां पर आ गया, अब एरर सिर्फ हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है, तो प्लस माइनस वाले टर्म में सिर्फ प्लस को लेंगे, तो डेल्टा z का वैल्यू ऐसा आ रहा है, डेल्टा z हमारे पास आ रहा है a डेल्टा b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b। प्लस माइनस का टर्म जहां पर भी था ना, मैंने उसको हटा दिया, उसका कोई सेंस नहीं बनता। पूरे एक्सप्रेशन को z से डिवाइड कर दो, यहाँ पर z से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर z के प्लेस में लिख दो a डिवाइडेड बाई b, यहाँ पर भी z के प्लेस में लिख दो a डिवाइडेड बाई b। a से ये a कैंसिल हो जाएगा, b से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है जो मल्टीप्लिकेशन में आया था ना, जैसा डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। ये रिलेशन था जो हम फाइंड आउट करने वाले थे। इसका मतलब क्या है, कभी भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे डिवीजन में मिले और आपको रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब इसमें ना मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको सॉल्व कराते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in the time 5.0 plus minus 0.6 second is 40.0 plus minus 0.4 meters। इतने टाइम पर जो डिस्टेंस कवर्ड है उसका वैल्यू हमें दे दिया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, पहले तो बॉडी का स्पीड कैलकुलेट करना है, कितना होगा ये बताना है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द स्पीड, ठीक है। अब एक तो हमें फाइंड करना है स्पीड। स्पीड तो बहुत ही आसान है, अगर स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे थे, 40 मीटर्स का डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो स्पीड का वैल्यू जो होगा बिना किसी एरर के, मतलब बिना, अगर मैं वो जो एब्सोल्यूट मीन एरर है उसको नहीं देख रहा अभी, तो स्पीड का वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा,
40.0 डिवाइडेड बाई 5.0। अच्छा अभी ना इसमें एक राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बिना राउंड ऑफ के बता रहे हैं, एक बार राउंड ऑफ करना भी बता दूंगा, तो बता दूंगा क्या चेंज हो जाएगा राउंड ऑफ करने पर। ये और ये अगर आप कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ये स्पीड का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 8 मीटर पर सेकंड का हमारे पास स्पीड आ गया, बिल्कुल सही है सर जी। अब क्या करना है, तो अब मेरे को क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ऑल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द स्पीड, ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पीड। अब देखो ये डिवीजन में है क्या, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन वी एब्सोल्यूट एरर इन स्पीड, ये सॉरी ये डेल्टा वी अपॉन वी जो है वो क्या है, वो रिलेटिव स्पीड इन रिलेटिव एरर इन स्पीड जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा एस या डेल्टा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस प्लस डेल्टा टाइम अपॉन टाइम, लिख सकते हैं क्या ऐसा, ये रिलेटिव एरर हो गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, तो मेरे को डेल्टा वी का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा या अगर मैं ऐसा लिख दूं पूरे इक्वेशन में, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन स्पीड, परसेंटेज एरर इन स्पीड जो है वो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस, प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम। अब ना बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर जब इस तरह से था z इक्वल्स टू a इंटू बी, तभी परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर का यही फॉर्मूला आया था। अब जब a बाई डी बी है तभी यही आ रहा है, तो एडिशन वो मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में हो, एरर्स का हमेशा ऐसे ही याद रखना कि परसेंटेज एरर तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब अब ये इधर मैं थोड़ा स्पेस खाली कर दूं क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, मुझे फाइंड आउट करना था परसेंटेज एरर इन स्पीड, तो इसको एज इट इज रहने दो, परसेंटेज एरर इन स्पीड इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, डेल्टा डिस्टेंस का वैल्यू है 0.4 का, डेल्टा डिस्टेंस के प्लेस में लिख दिया 0.4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो डिस्टेंस का वैल्यू है 40, ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू है 40 इनटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गया डिस्टेंस में, प्लस अगर टाइम का परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 0.6 डिवाइडेड बाय 5.0 इनटू 100। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया 1% का, प्लस ये 5 एक बार में और ये 20 टाइम्स, तो 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो आंसर आना चाहिए था 13% का। ऐसा कुछ है क्या आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई साहब, बुक में भी यही आंसर दे रखा है, 13% का आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला जानना है और फॉर्मूला जानने के बाद इस तरह से रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया कि अगर डिवीजन वाले टर्म रहेंगे तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अगर यहाँ पर बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, अगर आपको यहाँ पे बोला जाता कि फाइंड, इसी क्वेश्चन में बोलते फाइंड the absolute mean error, find the absolute mean error in speed, अगर ये बोलते हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए, एब्सोल्यूट मीन एरर कैलकुलेट करना है स्पीड में, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को डेल्टा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस प्लस डेल्टा टाइम अपॉन टाइम, और इस पूरे को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा क्या। अब सबका वैल्यू पता है, जिन जिन का भी वैल्यू पता है उन सबके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा वी हो जाएगा डेल्टा डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा डिस्टेंस कितना आया था, डेल्टा डिस्टेंस है 0.4 डिवाइडेड बाई 40 प्लस डेल्टा टाइम का वैल्यू कितना है 0.6 डिवाइडेड बाई 5, और जो स्पीड का वैल्यू आया था, ट्रू वैल्यू जो आया था वो था 8, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, डेल्टा वी का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है।
बस आपको बेसिक्स याद रखना है और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है ना, आज का जो लेक्चर है और कल का जो लेक्चर है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद कर लेना और इसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, पावर वाले टर्म के बारे में देखना है। तो एरर्स हम देखेंगे पावर वाले टर्म में। तो एरर इन द क्वांटिटी, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। अब मैं बोल रहा हूं कि एरर इन क्वांटिटी, एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। ठीक है, एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि एक स्क्वायर है, एक ऐसा स्क्वायर है जिसका जो साइड है ना ए का वैल्यू ऐसा कुछ दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1। ए का वैल्यू हमने मेजर किया तो ऐसा आ गया। आपको किसी ने बोला कि एरिया का जो एरर होगा, डेल्टा एरिया मतलब एरिया के कैलकुलेशन में जो एरर होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही है, हम क्या जानते हैं, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो a इंटू ए है क्या, साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, अपने को वैल्यू मिल जाता है। या इसी एरिया को a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया को हमने लिख दिया a का स्क्वायर। अब एकदम ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर डेल्टा ए का वैल्यू फाइंड करूँ तो डेल्टा एरिया अपॉन एरिया, डेल्टा एरिया अपॉन एरिया हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। लिख सकते हैं क्या ऐसा। अब डेल्टा ए अपॉन ए और ये डेल्टा ए अपॉन ए जब आप ऐड कर दोगे तो आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो क्या, तो डेल्टा एरिया अपॉन एरिया जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। मान लो किसी ने आपसे पूछा होता है डेल्टा वी का वैल्यू, जब डेल्टा वॉल्यूम, तो डेल्टा वॉल्यूम में क्या होता है, ए ए एक और ए लग जाता है क्या। तो अगर आप डेल्टा वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर क्या होता है डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा ए अपॉन ए का एक और टर्म आ जाता, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए आ रहा है क्या। अच्छा सर, इसका मतलब ये देख रहा हूं मैं कि जब यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर रहे थे तो पावर था 2, जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर है 3। तो जब मेरे को एरिया में एरर कैलकुलेट करना था तो डेल्टा एरिया अपॉन एरिया का वैल्यू सिंपली लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। जब वॉल्यूम में एरर कैलकुलेट कर रहे थे तो डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। मतलब मैं इसको जनरलाइज करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं इसको जनरलाइज करने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी z मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी z फाइंड आउट कर रहा हूँ जो a के पावर n पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा z अपॉन z जो होगा वो सिंपली हो जाएगा n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। इसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हो। या ऐसा मान लो कि कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी z फाइंड कर रहे हैं जो a के पावर n और b के पावर m पे डिपेंड करेगा, तो डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z जो होगा वो n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा सर, अगर ये ऐसा भी होता ना, अगर ये z का वैल्यू ऐसा होता है a टू द पावर n और b टू पावर m, अगर ऐसा भी होता तब भी आप डेल्टा z अपॉन z का वैल्यू यही लिखते n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a प्लस m टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b। मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में हो दोनों ही केस में एरर्स जो है वो एडिटिव इन नेचर है, इस तरह से लिखेंगे अपन। बात समझ में आ रहा है क्या। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सिंपल आपको इतना याद रखना है कि जो भी पावर है ना उसको सामने मल्टीप्लाई करके रिलेटिव एरर लिख देना होता है। ठीक है, तो मैं फिर से स्क्रीन पॉज करके कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व करके आपको आंसर बताते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा है, फिजिकल क्वांटिटी x, कोई फिजिकल क्वांटिटी x हमें फाइंड आउट करना है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन। अब एकदम डरावना सा रिलेशन दे के रखेंगे, वो क्या दे के रखा है उन्होंने कि x जो है वो a के स्क्वायर b के क्यूब डिवाइडेड बाय c रूट ओवर d पर डिपेंड कर रहा है। और ये बोला गया कि इफ परसेंटेज एरर
in A, B, C and D are A का परसेंटेज एरर 2% का है, B का परसेंटेज एरर 1% का है, C का परसेंटेज एरर 3% का है और D का परसेंटेज एरर अगर 4% का है तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X। बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर ऐसा है x इक्वल्स टू है a स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय c रूट ओवर d, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिलेटिव एरर लिखना होता तो आप सिंपल ऐसा लिख देते हैं डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x अपॉन x को अपन लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ इस a का पावर 2 था तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b प्लस c का पावर क्या है, c का पावर 1 है तो यहां पे लिख देना डेल्टा c अपॉन c। अच्छा d का पावर हाफ है तो यहां पे लिख देना 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d। ये रिलेटिव एरर इस तरह से लिखेंगे। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा आ जाएगा परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर in B plus percentage error in C plus half of percentage error in D। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। अब सबका वैल्यू तो पता ही है हमें, सबका वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत अब नहीं है। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना समझदारी से। अच्छा अभी देखो मेरे को फाइंड आउट करना था परसेंटेज एरर इन x 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a पे परसेंटेज एरर कितना था 2% का प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b तो यहाँ पे 1 लिख दो प्लस परसेंटेज एरर इन c कितना है, परसेंटेज एरर इन c है 3% का, हर जगह परसेंट लिख दो प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन d इज 4, ये हो जाएगा 2। सबको ऐड करोगे तो 2 into 2 is 4, 4 plus 3 is 7, यहाँ पे इंटू 1 था 7, 7 plus 3 is 10, 10 plus 2 is 12, तो 12% का एरर है, 12% का एरर है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब जब भी एरर लिखो ना प्लस माइनस लिख देना। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि इतना मैक्सिमम बढ़ के भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन ना ले, टेंशन एकदम लेने की बात नहीं है, बस आपको बेसिक समझते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। स्क्रीन पॉज करूंगा, नया क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g यूजिंग सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड है एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट होने का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला दे रखेगा यहाँ पे। टाइम को मेजर किया है 2.00 सेकंड, ठीक है। अब ये जीरोस की भी इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है वो आगे नेक्स्ट सेक्शन में समझ में आएगा आपको। लेंथ इसका है 1.00 मीटर्स, वर मेजर्ड एस्टिमेट मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी। अच्छा जी पर मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है ये कैलकुलेट करना है, मतलब जनरल बेसिकली डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा एक रिलेशन होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। ये बुक में अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रिलेशन गिवन होगा, या आपने लोअर क्लासेस में शायद ऐसा रिलेशन पढ़ रखा होगा। t यहाँ पे टाइम पीरियड है, 2 पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, l लेंथ के लिए, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरे को वैल्यू किसका ढूंढना है, मेरे को वैल्यू ढूंढना है g का, तो मैं g को एक साइड में रखूंगा और बाकी सबको दूसरे साइड में कर दूंगा। इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दिया जाए अगर, तो t स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 पाई l अपॉन g, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। इसका मतलब g कैन बी रिटन एज 4 पाई l अपॉन t स्क्वायर।
जिसमें भी एरर कैलकुलेट करना है उसको एक साइड रखना और बाकी सबको दूसरे साइड में शिफ्ट कर देना, हमेशा ये रखना है, याद रखना। तो जी का वैल्यू हो गया 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर। अब अगर मुझसे कोई पूछे परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर इन जी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू, देखो ये 4 पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स में कोई एरर नहीं होगा, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टी का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। ये हो गया मेरे पास, अगर मेरे को डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब बोलोगे सर यहाँ पर डेल्टा एल डेल्टा टी ये तो पता ही नहीं है। अच्छा, जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जी के लिए उन्होंने क्या किया है, जी का मेरे पास फॉर्मूला ऐसा है, जी इक्वल्स टू 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। तो देखो जी का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट था एज इट इज रख दिया, लेंथ के प्लेस में यहाँ पे उन्होंने 1 मीटर रखा है क्या, बिना एरर के साथ, बिना एरर के साथ यहाँ पे 1 रख दो। टी का स्क्वायर करोगे तो टी का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 4 हुआ ना। अच्छा ये 4 पाई का स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 पाई का स्क्वायर, तो ये टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 कैंसिल और ये पाई का स्क्वायर, मतलब ये जी का वैल्यू जो है ना वो पाई स्क्वायर आ रहा है। अब पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है, कैलकुलेशंस में आप ये यूज कर सकते हो। तो जी का वैल्यू आ जाएगा, अब सब एसआई स्टैंडर्ड्स में है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर के साथ वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, बिना एरर के स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू होगा। ये मैंने बिना एरर के जी का वैल्यू क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरे को ना जी का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, मेरे को फाइंड आउट करना है एरर इन जी, सॉरी सॉरी जी की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो ये तो जी का वैल्यू आया है बिना एरर का, इसमें जो एब्सोल्यूट मीन एरर है वो भी प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अपने को अब कैलकुलेट करना है डेल्टा जी का वैल्यू। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू है डेल्टा एल अपॉन एल। बोलोगे सर डेल्टा एल तो पता ही नहीं है, आप कैसे यूज करोगे। अब देखो डेल्टा एल आपको पता है, कैसे पता है, आपने जब लेंथ मेजर किया तो वो आपने मेजर किया है 1.00 मीटर। अब मान लो एक्चुअल लेंथ है, मान लो जो लेंथ है वो होता, एक्चुअल लेंथ होता 1.002, आपने मेजर कर लिया 1.001, तो चांसेस ऑफ एरर कितना है, चांसेस ऑफ एरर ये 0.1 का ही एरर है क्या, चांस ऑफ एरर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो वैल्यू यूज किया ये 1.00 है, तो एरर किसके कारण होगा, इसी के इस वाले टर्म के कारण ही एरर होगा ना। अब या तो स्केल में देखो, या तो आप इसको 0 0 देख सकते थे, या आप इसको क्या कर सकते थे 0 1 देख सकते थे, ऐसे 0 1 देख सकते थे, या 9.09 देख सकते थे, मतलब जो भी एरर के चांसेस है वो इसके कारण ही है क्या। तो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस का जो है वही हमारा चांसेस ऑफ एरर होगा। आप खुद से सोचो भाई, अगर रीडिंग, अगर आप रीडिंग देखने गए तो रीडिंग में क्या होता है, जब स्केल्स में देखोगे, मान लो स्केल में ऐसे दो दो गैप बने होंगे, जैसे स्केल जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें ऐसे ऐसे रीडिंग्स बनी होती है ना। मान लो एक पेंसिल का लेंथ आप मेजर कर रहे थे, तो पेंसिल यहां तक आया, तो बोलोगे या तो ये रीडिंग है या ये रीडिंग है, इन दोनों में कंफ्यूजन है ना। तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही हमारा चांसेस ऑफ एरर भी है क्या। या अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो आप ऐसा समझ लो कि जब भी रीडिंग इस तरह से गिवन है और उसमें डेल्टा पी डेल्टा टी इन सब के वैल्यूज अगर नहीं गिवन है, तो आप देखो कि सबसे छोटा वैल्यू जो आप उसको उस रीडिंग में मेजर कर सकते थे, जैसे 1.00, तो सबसे छोटा मेजर क्या कर सकते थे, 0.01 मेजर कर सकते थे क्या। तो डेल्टा एल का, इस डेटा को देख के आप ये बोलना कि डेल्टा एल का वैल्यू जो है वो 0.01 है, सीधा सा देख के लिख देना। फिर यहाँ पर देखो 2.00 है, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू भी क्या है 0.01 सेकेंड है। मान लो अगर टी का वैल्यू ऐसा होता ना, टी का वैल्यू ऐसा होता t.000, तो आप बोल देते डेल्टा टी का वैल्यू क्या है 0.01। इस तरह से हम लिखते हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भटकते मत रह जाना, सर डेल्टा एल और डेल्टा टी का तो वैल्यू दिया ही नहीं। डेल्टा टी और डेल्टा एल का वैल्यू भी दिया है, वो डिपेंड करता है कि चांसेस ऑफ एरर कितना है। अब डेल्टा एल के प्लेस में मैं लिख रहा हूं 0.01। अगर ये बात नहीं समझ में आया है 0.01 क्यों लिख रहे हैं, तो पूछ लेना, डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू कितना था, एल का एक्चुअल वैल्यू है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी के प्लेस में रख दो 0.01, और ये कितना है, ये हमारे पास वापस से 2 है, 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये क्या है 0.01 प्लस 0.01,
इसका मतलब डेल्टा जी अपॉन जी का वैल्यू आ गया 0.02। तो डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं 0.02 टाइम्स ऑफ जी, और जी का वैल्यू भी देखा था 10 आया है, तो डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा 0.2। अब डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0.2 है, इसका मतलब जी का जो वैल्यू आप लिखोगे ना, वो लिखोगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस चांस ऑफ एरर। तो चांस ऑफ एरर यहाँ पर 0.2 का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो बुक में लिखा हुआ है, और ये अपने को फाइंड आउट करना था। आसान है क्या सर? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही। कैसे नहीं समझ में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भारी भरकम से तुमको एक्सप्रेशन ये सब मिलेंगे जो तुमने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन देख के डरना नहीं है, काम बहुत ही आसान होगा। जैसे देखो, इन सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट तो जानते ही नहीं। कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर सर्ल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, छोड़ो नहीं करते हैं। पहले तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। इन सर्ल्स एक्सपेरिमेंट टू फाइंड यंग्स मॉडुलस द डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड एज, डायमीटर को इन्होंने मेजर किया है 0.05 सेंटीमीटर से। डायमीटर इन्होंने मेजर किया 0.05 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ इन्होंने मेजर किया 125 सेंटीमीटर। जो वायर का लेंथ है उसको मेजर किया इन्होंने 125 सेंटीमीटर। एंड व्हेन अ वेट ऑफ 20 kg is put, and when a weight of 20 kg is put, extension in the wire was found to be 0.100 centimeters. Find the maximum permissible error in Young's modulus phi. अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, सर्च एक्सपेरिमेंट होता है क्या वो बता देता हूँ, लेकिन सीरियसली कोई मतलब का नहीं है आपके। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अगर गिवन है ना, तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। फिर भी मैं आपको यह थोड़ा सर्च मेथड बता देता हूँ क्या होता है। सर्च मेथड में क्या होता है ना, एक इस तरह का हमारे पास अरेंजमेंट होगा, एक ऐसा वायर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इन्होंने वायर का लेंथ कितना बताया है, क्वेश्चन में इन्होंने वायर का लेंथ बताया है 125 सेंटीमीटर। और ये जो वायर है, टू फाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड एज, ये जो वायर है, वायर का डायमीटर भी अपने को दे दिया गया है, वायर का डायमीटर का वैल्यू भी अपने को दे दिया गया है 0.05 सेंटीमीटर का। When a weight of 20 kg is put, अब जब इसमें अपन ने क्या किया, 20 kg का वेट अप्लाई किया, एक्सटेंशन इन द वायर, ये जो वायर था ना जो पहले 125 सेंटीमीटर का था, इसमें क्या हो जाएगा, हल्का सा एक्सटेंशन आ जाएगा, हल्का सा इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा। तो वो एक्सटेंशन का वैल्यू भी इन्होंने कितना दे दिया है 0.100 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एक प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये देखो कि अगर मेरे को y इस तरह से गिवन है, y का अगर एक्सप्रेशन ये गिवन है, y इक्वल्स टू, अच्छा ये m क्या है, m स्टैंड्स फॉर मास, जो मास हमने करेक्ट किया, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l यहाँ पर इसका टोटल लेंथ है, वायर का टोटल लेंथ जो पहले से गिवन था, π/4 मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एरर में आने नहीं वाला, d स्टैंड्स फॉर डायमीटर है यहाँ पर, और x स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन। ये आप अगर चाहो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये सारे कुछ नोट करके लिख देना। अब अगर y इस तरह से गिवन है तो मैं डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन y को मैं क्या लिखूंगा, मास में एरर लिख देंगे डेल्टा m अपॉन m, प्लस g में एरर लिखेंगे डेल्टा g अपॉन g, प्लस l में एरर लिखेंगे डेल्टा l अपॉन l। π/4 मैथमेटिकल कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, जो भी पावर वाला टर्म होता है वो सामने आके मल्टीप्लाई होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, डेल्टा d अपॉन d, और एक्सटेंशन में लिख देंगे डेल्टा x अपॉन x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पूरे एक्सप्रेशन में इन्होंने g के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। g के बारे में अगर कोई भी, अगर g के बारे में जिक्र नहीं हुआ क्वेश्चन में, इसका मतलब डेल्टा g का वैल्यू क्या है, 0 है। डेल्टा g का वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके नहीं, जिसमें भी एरर के चांसेस होंगे ना, मतलब जो भी वैल्यूज आपको बताए गए हैं, जैसे लेंथ आपको बताया गया है, मास आपको बताया गया है, वो सारे के सारे वैल्यूज एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किए गए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो देखो, मास का वैल्यू बताया गया है 20 kg, मास का वैल्यू कितना बताया गया 20 kg, डेसिमल के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं 20.0 बताया गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 20.0 है, इसको चेंज कर लो, 20.0 लिख लो, 20.0 kg, बाद में ये लोग चेंज करते हैं। लेंथ का वैल्यू भी इन्होंने कितना बताया है, लेंथ का वैल्यू है 125 सेंटीमीटर्स, नहीं है सेंटीमीटर्स, मीटर्स में रखना है।
लेंथ का वैल्यू इन्होंने बताया है 125 सेंटीमीटर्स में रखा है। b का वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर्स, बिल्कुल सही है। x का वैल्यू भी सही है। हाँ, अभी ध्यान से देखो, डेल्टा m का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो डेसिमल के बाद अगर एक जीरो है तो इसका मतलब चांसेस ऑफ एरर इसी में हो सकता है ना, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा m के प्लेस में लिख देंगे 0.1 डिवाइडेड बाई इसका मास है 20, ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी पूरे क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो जी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। अब अगर इन्होंने जी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि जी का वैल्यू एग्जैक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एल का वैल्यू इन्होंने रखा है 125 सेंटीमीटर। तो ये जो आखिरी वाला टर्म है इसी के कारण एरर हो सकता है क्या, 125 सेंटीमीटर नहीं हो सके, 126 हो सकता, 124 हो सकता था। तो यहाँ पे बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 125, ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 125 सेंटीमीटर। बोले सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डेसिमल के बाद जो है यहाँ पर, या ऐसा समझो कि आखिरी वाला जो डिजिट है ना बस उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे 125 सेंटीमीटर है, तो कंफ्यूजन क्या हो सकता था, 125 सेंटीमीटर में 126 हो सकता था, 124 हो सकता था, मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है उसी में कंफ्यूजन रहेगा ना, तो वही हमारा चांसेस ऑफ एरर है। तो 125 सेंटीमीटर है तो 1/125 लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अगर आप डायमीटर को देखोगे तो देखो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस है, मतलब दो प्लेसेस का एरर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस एक्सटेंशन का टर्म देखोगे तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक जा सकते हैं, तो 0.001 डिवाइडेड बाई 0.100। अपने को मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y मतलब डेल्टा y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा y अपॉन y ऐसा लिख लेते हैं। अब ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं क्या, अब देखो मैं सॉल्व नहीं करने वाला, बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, लेकिन आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। अच्छा, और y का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो y का वैल्यू ढूंढने के लिए तो उन्होंने एक साक्षात फॉर्मूला दे रखा है भाई साहब। y का वैल्यू हम ऐसा लिख देंगे, y इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है, m के प्लेस में रख दो 20, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है, g का वैल्यू रख दो 10 रख दो, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। l एक्चुअल लेंथ इसका कितना है 125 सेंटीमीटर्स। अब अगर y का वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये 125 सेंटीमीटर्स है, बोलोगे सर आपने फिर यहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्ट किया, यहाँ पे इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर गायब हो जाता ना, इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 125 सेंटीमीटर्स को आपको एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये केजीज में था, ये भी आपने केजीज में रखा है। तो 125 सेंटीमीटर्स को जब आप एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करोगे तो वो 1.25 मीटर्स हो जाएगा, तो 1.25 लिख दिया, डिवाइड कर दो π/4 मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इस बार यहाँ पे यूज होगा y का, y का जब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो π/4 यूज करेंगे। एरर के केस में आप π/4 को नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि जब एरर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। d का स्क्वायर, डायमीटर कितना है इसका 0.05 सेंटीमीटर है। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे, ये सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने पे 10⁻⁻² और चल जाएगा, तो यहाँ पे देखो 0.05 सेंटीमीटर्स को आप इसको ऐसा लिख लो, 10⁻² पहले से है, मैं देखो अगर मैं डायमीटर को देखूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो डायमीटर को ऐसे लिख सकते हैं ना 5 × 10⁻²। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो और ये -4 हो जाएगा क्या, उसका भी स्क्वायर, तो 25 × 10⁻8 हो जाएगा क्या, सर नहीं आया समझ में। ये डायमीटर को एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0.05 सेंटीमीटर पहले से था, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर को पहले 5 × 10⁻² लिख दिया, और जब उसको मीटर में कन्वर्ट करना था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया है, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से और डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻4 और उसका भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 10⁻4 का स्क्वायर 10⁻8 हो गया, इनटू एक्सटेंशन का वैल्यू, एक्सटेंशन कितना है 0.01 सेंटीमीटर। फिर से अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको सेंटीमीटर्स को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो x का वैल्यू है 0.0 कहाँ चला गया, 0.0 100 से डिवाइड करने पर 1 0, इसको 100 से ऐसे लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर है,
तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे बीच में, ऐसा आ जाएगा 1 मीटर। और इसका स्क्वायर स्क्वायर करना था क्या, नहीं, यहाँ पे लिख देना इंटू 0.001। इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करो, देखो फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट सही से नहीं पुट करोगे आंसर गलत आ जाएगा। आंसर सही तभी आएगा जब आपने यूनिट सही से पुट किया है। तो मैंने यूनिट्स पुट किया सही से, जब आप y का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको सही से यूनिट्स पुट करने पड़ेंगे। मैंने सबका यूनिट पुट कर दिया, सबको एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, y का वैल्यू मिल गया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इस y वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो डेल्टा y का वैल्यू मिल जाएगा क्या। अब बोलोगे सर इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में आएगा क्या, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन से जनरली बचना चाहिए एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चंस तब करने हैं जब आपने अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, आपको लग रहा है कि नहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक तो लेंथी क्वेश्चन भी है और चांसेस ऑफ एरर भी बहुत है क्योंकि भारी भरकम कैलकुलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो नहीं करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। फिर भी अब आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि नहीं करेंगे सर तो कर लेना, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने करा दिया। तो ये मैंने एरर का, प्रोपगेशन ऑफ एरर का जो सेक्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट दिन में अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना सारा टेस्ट में आएगा। चलिए भाई साहब इतना ही रहने देते हैं आज।